अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर 6 ऑब्जेक्ट आधारित ख्यालों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट वो चल रहा था। तो पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का रिवीजन किया था, तो उस रिवीजन को अभी आगे बढ़ाएंगे और आज का वीडियो जो है वो रिवीजन कंप्लीट होगा हमारा। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बाकी था, जो वेकेशन से पहले हमारा इनकम्प्लीट रह गया था चैप्टर, तो वो टॉपिक देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और गुणभार की बात करें तो 8 मार्क्स के 8 MCQ आपकी बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से आएंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग ना गुणधर्मों। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में देखे थे चैप्टर के, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसको गुजराती में कहेंगे प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग, और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब दोनों को अलग अलग अगर हमको पहचानना हो कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बोलेंगे और किसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलेंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके कुल कुछ गुणधर्म है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि जिन जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ें पाई जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ें नहीं होंगी उसको हम बोलेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या तो फिर प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग। ओके, तो गुणधर्म कितने, टोटल 4 गुणधर्म है। सबसे पहला है एनकैप्सुलेशन, नंबर 2 पे आएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 3 पे आएगा पॉलीमॉर्फिज्म, और नंबर 4 पे आएगा इनहेरिटेंस। ओके, तो हमने अभी तक जो पहले 3 टॉपिक है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। और लास्ट टॉपिक जो है इनहेरिटेंस, वो बाकी था हमारा। तो आज के वीडियो में पहले 3 टॉपिक जो है उसका रिवीजन करेंगे हम लोग। तो नंबर 1 पे है एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या करेगा? एनकैप्सुलेशन एक लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, वो सिक्योरिटी क्या होगी? तो प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग એટલે કે પ્રોસિજરલ પ્રોગ્રામિંગ थी जो सबसे पहले यूज होती थी, तो उसके अंदर પ્રોગ્રામના કોઈપણ ભાગમાં ડેટાની કિંમત બદલી શકાય છે તે ફેરફારથી સુરક્ષિત નથી। આ સમસ્યાનો ઉકેલ ઓબ્જેક્ટ આધારિત પ્રોગ્રામિંગમાં એન્કેપ્સुलेशन द्वारा મેળવી શકાય છે। क्या लिखा है? आप प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में डेटा में चेंजेस कर पाते थे, तो वो एक सिक्योरिटी के लेवल के लिए वो क्या, एक थ्रेट है, एक नुकसान है वो। जब उस नुकसान का जब उसको कहाँ पे दूर किया है, तो वो दूर किया है एनकेप्सुलेशन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसका काम कैसे होगा? तो एनकेप्सुलेशन द्वारा डेटा અને મેથડ વડે માહિતીની ગણતરી થાય તે સમયે પ્રોગ્રામના અન્ય ઘટકો વડે ડેટામાં ફેરફાર સામે સુરક્ષિતતા બક્ષવામાં આવે सुरक्षितता बख्शवामा आवे। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? क्या प्रोग्रामिंग तो हमने क्या किया है, अलग अलग क्लास बनाए, उसमें अलग अलग मेथड से अलग अलग क्लास के मेंबर थे। अब हमको कुछ मेंबर को सिक्योरिटी प्रोवाइड ऐसे करनी है कि कुछ क्लास को ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो उस क्लास के जितने भी हिस्से हैं वही उस क्लास में चेंजेस कर पाएंगे, उस क्लास के बाहर का कोई भी दूसरे क्लास के अंदर चेंजेस न कर पाए। ओके, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, 3 हमने क्लास बनाए अलग अलग। अब क्लास ए को हमको सिक्योरिटी ऐसे प्रोवाइड करनी है कि क्लास बी और क्लास सी का कोई भी मेंबर जो है वो क्लास ए में कुछ भी चेंजेस न कर पाए। ओके, तो हमको ये सिक्योरिटी अलग अलग तरह की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी देखेंगे आगे कैसा होगा। तो एवा प्रकारनी रचना के जेना द्वारा डेटा અને મેથડ સામે રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે તેને એન્કેપ્સુલેશન કહેવામાં આવે છે। क्या लिखा है यहाँ पे? जो एक तरह की जो एक फैसिलिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, कि जो क्या करेगा, डेटा और मेथड जो हमने किए, जितने क्लास हमने बनाए, जितने फंक्शन हमने बनाए, वो सबके सामने एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो उसको हम बोलेंगे एनकेप्सुलेशन। એન્કેપ્સ્યુલેશન ક્લાસને અંગત એટલે કે પ્રાઇવેટ ઘોષિત કરવાથી શક્ય બને છે, જેથી ક્લાસના અંગત સભ્યો એટલે કે प्राइवेट मेंबर्स બહારના વિશ્વને सीधा उपलब्ध થતા નથી। क्या लिखा है यहाँ पे? तो हमने क्लास बनाया, क्लास ए, उसमें ओके हमने 3 वेरिएबल लिए अलग अलग, इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2। ओके, अब हमने इसको बनाया है प्राइवेट। तो प्राइवेट हमने इसको बनाया ना, इसका मतलब क्या है कि इसका यूज हम लोग क्लास ए के अंदर ही कर पाएंगे। अब क्लास के बाहर के जो मेंबर्स है, चाहे वो क्लास बी में हो, क्लास सी में हो, किसी भी क्लास में हो, बट वो क्या है, क्लास ए के जो प्राइवेट मेंबर्स है, अंगत मेंबर्स जिसको कहेंगे हम लोग, उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहला क्या है, प्राइवेट डेटा क्या होगा, उसकी विजिबिलिटी जो है वो सबसे कम होगी। ओके, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड। क्या लिखा है वहाँ पे?
नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड। इसका मतलब क्या होगा, प्राइवेट मेंबर वो बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लास ए में कोई प्राइवेट मेंबर है अगर, तो क्लास ए का ही कोई दूसरा मेंबर वो ए को एक्सेस कर पाएगा। ओके, क्लास ए के बाहर का कोई भी मेंबर जो है वो उस क्लास ए के किसी भी हिस्से को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में क्या होगा, तो एक्सेसिबल टू डिराइव्ड क्लास। अब डिराइव्ड क्लास क्या है, डिराइव्ड क्लास जो है उसके दो तीन अलग अलग नाम है। उसको चाइल्ड क्लास भी बोलेंगे हम लोग, सब क्लास भी बोलेंगे, डिराइव्ड क्लास भी बोलेंगे। ओके, अब इसमें क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास के ऊपर से हम लोग दूसरा क्लास बनाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्लास, यानी जिसको हमने नया बनाया है क्लास। ओके, एक था क्लास ए पहले से हमारे पास, उसमें से हमने बनाया क्लास बी, क्लास ए का यूज करके उसकी हमने कॉपी बनाई क्लास बी। ओके, तो अब क्लास बी में अब यहाँ प्रोटेक्टेड होगा ना, अगर क्लास ए में सपोज नंबर 1 जो है उसको हमने प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। ओके, तो वो डिराइव क्लास का कोई दूसरा मेंबर भी होगा ना अगर वो, तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पाएगा क्लास ए के। ओके, और नंबर 3 पे आएगा पब्लिक। तो पब्लिक आप समझ सकते हो, एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब पूरे प्रोग्रामिंग से आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाएंगे अगर वो पब्लिकली हमने उसको डिफाइन किया हुआ है तो। ओके, જો તેની જરૂર હોય तो सार्वजनिक मेथड એટલે કે पब्लिक मेथड वगैरह डेटा ने उपलब्ध बनावी शकाय છે। अब आपको कुछ मेंबर प्रोग्राम में आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे जिसको आपको पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर, पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं भी आपको उसका यूज करना पड़ सकता है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, उसके लिए आपको उस मेंबर को क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक बनाना पड़ेगा, तो वो कहीं भी आप उसका यूज कर पाओगे। एनकेप्सुलेशन डेटा ने छुपावવાની क्षमता पूरी पाड़े છે। क्या लिखा है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो गुणधर्म है उसमें से कौन सा गुणधर्म जो है वो डेटा को छुपाने की क्षमता रखता है, डेटा को हाइड करने की कैपेसिटी रखता है अगर, तो वो क्या है, एनकैप्सुलेशन। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा डेटा एब्स्ट्रेक्शन। एब्स्ट्रेक्शन में क्या होगा, डेटा एब्स्ट्रेक्शन એ ઓબ્જેક્ટની જરૂરી લાક્ષણિકતાઓને તેના અમલીકરણની વિગત સિવાયની માહિતીને રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા છે। એબ્સ્ટ્રેક્શન એક ખ્યાલ છે તે જે કાર્ય કરે છે તે જણાવે છે, પરંતુ કાર્ય કઈ રીતે કરે છે તે જણાવતો નથી। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एक ऐसा एक थॉट है, एक ख्याल है, जो काम कर रहा है वो हमको पता है, वो काम क्या कर रहा है वो भी हमको पता है, बट वो काम कैसे कर रहा है वो किसी को पता नहीं। वो काम करेगा, हमको मालूम कि ये काम कर रहा है या इसने ये काम कंप्लीट कर लिया है, बट वो काम उसने कैसे किया है वो किसी को पता नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन एक ख्याल છે તે જે કાર્ય કરે છે તે જણાવે છે, પરંતુ કાર્ય કઈ રીતે થાય છે તે જણાવતો નથી। उदाहरण तरीके जैसे अपने सी प्रोग्रामिंग में स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, 25 इसको आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ब्रैकेट में। ओके, अने प्रिंटफ, अब उसकी हमको वैल्यू प्रिंट करवानी है, अगर हमने एक मैसेज पास करवाना है हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, डबल कोट में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट को ओवर करेंगे। जेवा विधेय એટલે કે ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે તે કાર્ય કેવી રીતે કરે છે તે આપણને जानता नहीं, परंतु कार्य है। क्या लिखा है यहाँ पे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसा कि प्रिंटफ फंक्शन है सी लैंग्वेज का, तो उसका काम क्या है, उसका काम है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज जो है आपको प्रिंट करवाना है, सिंपल मैसेज, तो उसके लिए आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज करोगे। ओके, तो आपको पता है कि प्रिंटफ फंक्शन का काम ये है, बट वो काम कैसे करता है वो हमको पता नहीं है, तो वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। જરૂરી નિવેશ ડેટા પ્રાચલ એટલે કે ઇનપુટ ડેટા વેરિયેબલ સાથે ઉપયોગકર્તા નિર્મિત એટલે કે યુઝર ડિફાઇન વિધેય પણ ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન પૂરું પાડે છે। क्या लिखा है यहाँ पे, इनपुट डेटा वेरिएबल અને यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उसको दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम डिफाइन होता है, एक यूजर डिफाइन होता है। सिस्टम डिफाइन मतलब कि सिस्टम ने पहले से बना के रखे, जैसे हमने देखा ना अभी प्रिंटफ या strt स्क्वायर रूट, तो वो पहले से सिस्टम के बनाए हुआ फंक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। और यूजर को रिक्वायरमेंट कुछ अलग आई अगर, और उसने अपने हिसाब से एक फंक्शन डिजाइन किया हुआ, एक फंक्शन प्रोग्राम किया हुआ है अगर, उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। डेटा एब्स्ट्रेक्शन આપણને વાપરવા માટેની એક રૂપરેખા કે ઢાંચો એટલે કે ટેમ્પલેટ પૂરો પાડે છે। સિસ્ટમમાં ડેટાનો સંગ્રહ, નિર્માણ અને જાળવણી કઈ રીતે થાય છે તે કેટલીક માહિતી ગુપ્ત રાખે છે। क्या लिखा है यहाँ पे, वो सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर कैसे करेगा, उसको क्रिएट कैसे करेगा, या तो फिर उसको स्टोर करेगा, उसको सेव करेगा, उसको संभाल के रखेगा, वो काम कैसे करेगा, वो माहिती को क्या करेगा, वो गुप्त रखेगा, मतलब उसको हाइड रखेगा। डेटा एब्स्ट्रेक्शन सी અને C++ ના એબ્સ્ટ્રેક્ટ ડેટા ટાઈપ એટલે કે ADT અથવા તો સ્ટ્રક્ચર અને C++ अथवा जावा ना क्लास ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन ना उदाहरण ठीक है। अलग अलग एग्जांपल है, जैसे सी और C++ की बात करें हम लोग, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है ADT, स्ट्रक्चर होता है, और C++ या जावा में
डेटा एब्स्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो क्लास, तो वो सब क्या डेटा एब्स्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल है। ડેટા એન્કેપ્સ્યુલેશન પ્રોગ્રામની બહારથી ડેટા મેળવવાનું અટકાવીને ડેટાને સુરક્ષિત કરે છે, જ્યારે ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન પ્રક્રિયાના અમલીકરણની માહિતીને ગુપ્ત રાખીને ડેટાની રજૂઆત વડે डेटाને सुरक्षित बनावे। क्या लिखा है? एनकेप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या? तो एनकेप्सुलेशन क्या करेगा? प्रोग्राम की बाहर થી डेटा મેળવવાનું અટકાવે છે। प्रोग्राम के जितना काम का डेटा है उतना ही एक्सेप्ट करेगा एनकेप्सुलेशन। और एब्स्ट्रैक्शन क्या करेगा? अमलीकरण जो होगा, जो भी एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का, उसको गुप्त रखेगा। तो वो क्या करेगा? डेटा ने सुरक्षित बनावे छे। उसके बाद एक टॉपिक है आपका मैसेजिंग डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। तो मैसेजिंग क्या करेगा? तो ऑब्जेक्ट आधारित परिभाषा में मेथड के बिहेवियर बोलाववानी क्रिया ने मैसेजिंग कहेवामां आवे छे। मेथड को जब आप कॉल करोगे, जब जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर भी, तो उसको जब कॉल करोगे, आप उसको बुलाओगे अगर, तो उसको हम बोलेंगे मैसेजिंग। ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग में एनकेप्सुलेशन ना कारणे बधी मेथड कॉल નું નિયંત્રણ ऑब्जेक्ट વડે થાય છે। જુદા જુદા ક્લાસ માં એક સરખા નામ ધરાવતી એક સરખી મેથડ હોઈ શકે છે। दाखला तरीके पर्सन क्लास है, उसमें भी नेम नाम की एक मेथड है। तेवी ज रीते स्टूडेंट क्लास में पण एक नेम नामनी मेथड हो सके। क्या लिखा है? दो क्लास है अलग अलग, पर्सन और स्टूडेंट। अब दोनों में एक मेथड सेम है, नेम नाम की, NAME। ओके, पर्सन क्लास में भी सेम नेम नाम की मेथड है और स्टूडेंट क्लास के अंदर भी है। तो જ્યારે प्रोग्राम में नेम मेथड वापरवामां आवे छे, त्यारे ते जे ऑब्जेक्ट द्वारा बोलाववामां आवे छे ते कया क्लासनो छे तेना द्वारा कई नेम मेथड नो अमल करवो ते नक्की करवामां आवे छे। अब यहाँ पे जब आप लोग मेथड नेम नाम की मेथड का जब आप यूज करोगे, तो आपने जिस ऑब्जेक्ट से बुलाया है ना, वो पहले वो दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का मेंबर है। वो पर्सन क्लास का मेंबर है या तो फिर स्टूडेंट क्लास का। उसके ऊपर से वो बुलाएगा कि अब किस ऑब्जेक्ट को बुलाना है। समझ में आ रहा है? अभी आपने नेम मेथड का यूज किया। ओके, नेम मेथड का आपने यूज किया ऑब्जेक्ट को बुलाने के लिए, ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए। तो वो क्या करेगा? पहले चेक करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट द्वारा बोलाववामां आवे छे ते कया क्लास में, जो ऑब्जेक्ट का हम लोग बुलाने हैं वो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो वो पहले वो चेक करेगा, उसके बाद वो नेम मेथड पे जाएगा। कि पहले वो अगर मेथड का नाम दोनों जगह सेम है, अगर स्टूडेंट क्लास में भी है, पर्सन क्लास में भी है, अब ऑब्जेक्ट देखेगा वो कि पर्सन क्लास का है कि स्टूडेंट क्लास का है। अगर वो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है तो वो पर्सन क्लास की नेम मेथड को कॉल करेगा। ओके, इसको बोलेंगे मैसेजिंग। उदाहरण तरीके जो पर्सन क्लास ना ऑब्जेक्ट वडे नेम वापराय तो ते पर्सन क्लास ने नेम मेथड नो अमल करशे। ओके, सिंपल है ये तो। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म એટલે કે अनेक स्वरूप के बहुरूपता। अनेक स्वरूप मतलब मल्टीपल उसके स्वरूप है, जिसको हम बहुरूपता भी कह सकते हैं। एक ज मेथड ना जुदा जुदा स्वरूप होय तेने पॉलीमॉर्फिज्म कहेवामां आवे छे। उदाहरण तरीके एक मैक्स विधेय એટલે કે મેક્સિમમ વિધેય લખેલું છે, एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है मैक्स, कि जे बे पूर्णांक संख्या में मोटी संख्या की किम्मत परत करे छे। जिसका काम क्या है? दो नंबर एक्सेप्ट करेगा वो, और वो दो नंबर जो उसने लिए है वो दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में, वो बड़े नंबर को वो रिटर्न करेगा। उसका काम ये मैक्स फंक्शन का। જ્યારે मैक्स नामનું बीजू विधेय लखेलू होय कि जे कोई एरे में संग्रह करेली पूर्णांक संख्याओं में महत्तम संख्या शोधे त्यारे पॉलीमॉर्फिज्म बने तेम कहेवाय। ओके, अब एक मैक्स फंक्शन का काम क्या है कि जो दो नंबर एक्सेप्ट करेगा और उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको वो रिटर्न करेगा। ओके, अब दूसरा जो है मैक्स फंक्शन, उसका काम क्या है? उसका काम है एरे के अंदर से, अब एरे मतलब क्या? एरे में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होगी, 5 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है उसमें। ओके, अब वो यूजर पर डिपेंड है कि कितने मेंबर का उसको एरे बनाना है। देखेंगे अगले चैप्टर में आगे आएगा। अब एरे में सपोज 5 नंबर है, अगर 5 वैल्यू स्टोर है, तो वो 5 के अंदर से सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको वो रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे दोनों फंक्शन का काम अलग अलग है। अब पहला मैक्स फंक्शन था वो दो नंबर एक्सेप्ट करेगा और उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको रिटर्न करेगा। और दूसरा जो मैक्स फंक्शन, उसका काम क्या है कि एरे में जितने मेंबर्स है उसमें सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको वो रिटर्न करेगा। ओके, नाम दोनों के सेम हो गए, काम अलग अलग होगा। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म बनेगा। ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग एक ज क्लास में एक करता वधु मेथड विधेय के जेना नाम सरखा होय पण सिग्नेचर थी अलग होय तेने व्याख्यायित करवानी मंजूरी आपे छे। आ लाक्षणिकता ने फंक्शन के मेथड ओवरलोडिंग कहेवामां आवे छे। क्या लिखा है यहाँ पे? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग में क्या एक फैसिलिटी आपको मिलेगी जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। उसमें क्या होगा
એક કરતાં વધુ મેથડ કે વિધેય કે જેના નાम સરખા હોય પણ सिग्नेचर से अलग अलग, એટલે दोनों के नाम सरखे होंगे बट काम अलग अलग होगा अगर, तो वो फैसिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको मिल जाएगी, जिसको हम कहेंगे फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग। ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग में आ ज रीते ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहेवामां आवे छे। अब ऑपरेटर मतलब क्या, जितने हमारे मैथमेटिकल सिंबल है प्लस माइनस इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लीकेशन या तो फिर डबल इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, वो सब क्या है ऑपरेटर बोलेंगे इसको हम लोग। उदाहरण तरीके डेट 1 डैश डेट 2 तथा n1 माइनस n2 બંને પદાવલીમાં માઇનસ પ્રક્રિયા अलग अलग રીતે कार्य કરે છે। क्या लिखा है यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंबल दोनों में सेम है, ओके, माइनस का, ओके, बट यहाँ पे डेट 1 और डैश डेट 2, इसका मतलब क्या होगा, वो दो डेट के बीच में जितने दिन हुए वो काउंट करके बताएगा, और n1 माइनस n2 क्या करेगा, वो दो नंबर के बीच में जो भी सब्सट्रैक्शन होगा, जो बादबाकी होगी, जो भी डिफरेंस होगा वो डिफाइन करेगा। आ बे प्रकारना ओवरलोडिंग वडे पॉलीमॉर्फिज्म शक्य बने थे। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म में मेन क्या है, ओवरलोडिंग पॉसिबल बनेगी। ओवरलोडिंग में दो होगी, एक होगी फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पहला फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा है आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसके बाद एक टॉपिक है एग्रीगेशन और कंपोजिशन। तो इसमें क्या होगा, तो જ્યારે एक क्लासना ऑब्जेक्ट बीजा क्लासना ऑब्जेक्ट बनेला होय त्यारे तेने एग्रीगेशन अथवा तो कंपोजिशन कहेवामां आवे। क्या लिखा है, एक क्लासना ऑब्जेक्ट क्लास 1 में के सॉरी क्लास ए में हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 1, ओके, तो दूसरे क्लास में भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है अगर वो, तो इसको हम बोलेंगे एग्रीगेशन और कंपोजिशन। तो एग्रीगेशन अथवा कंपोजिशन अलग अलग क्लास वच्चेनो पूर्ण अथवा तो तेमानो अंश, मतलब सम पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ दैट क्लास, ओके, इसे पूरा क्लास या फिर उसके कुछ मेंबर उसका संबंध रजू करेगा। एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस क्या है कि एग्रीगेशन बे क्लास वच्चेना भिन्न संबंध ने रजू करे छे, अलग अलग भिन्न यानी कि डिफरेंट संबंध को रजू करेगा। एग्रीगेशन में कोई क्लास के जे ओनर क्लास अब यहाँ पे ओनर क्लास मतलब क्या कि जो मेन क्लास है, और सब क्लास मतलब क्या कि जो बाद में बनाया गया, पहले जो बना होगा उसको बोलेंगे ओनर, बाद में जो बना होगा उसको बोलेंगे सब क्लास। ओके, कि जो ओनर क्लास में थे स्वतंत्र रीते अस्तित्व धरावे छे। आ आंशिक क्लास ऑब्जेक्ट नो कार्यकाल ओनर क्लास थतो नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, जो स्वतंत्र रीते अस्तित्व धरावे छे। एग्रीगेशन में कोई क्लास के जो ओनर क्लास ना छे ते स्वतंत्र रीते अस्तित्व धरावे, ज्यारे कंपोजिशन में बे क्लास वच्चेनो अजोड़ એટલે કે एक्सक्लूसिव संबंध जणावे छे। कंपोजिशन एक प्रबल के मजबूत प्रकार एग्रीगेशन है जेमा आंशिक क्लास नो कार्यकाल ओनर क्लास ना अस्तित्व पर आधारित हो। क्या लिखा है यहाँ पे, एग्रीगेशन में यहाँ पे समझने वाली चीज आपके लिए कि जो एटले हाँ यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि एटले जो एकत्र क्लास એટલે કે एग्रीगेटिंग क्लास जो हमने बाद में बनाया था उसका ऑब्जेक्ट दूर करवामा आवे तो एग्रीगेटेड क्लास कि जो हमने बाद में बनाया था उसका क्लास भी नष्ट हो जाएगा। इसके अंदर कंपोजिशन में क्या होगा, एग्रीगेटिंग जो क्लास है, जो ओनर क्लास था पहला क्लास, उसका ऑब्जेक्ट हम लोग दूर करेंगे तो जो हमने बाद में क्लास बनाया है वो भी नष्ट होगी, वो भी मतलब डिलीट हो जाएगा, जबकि एग्रीगेशन में ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे दो सिंबल आपके मोस्ट टाइम भी कंपोजिशन के लिए कौन सा सिंबल आएगा, तो भरेलो हीरो, और एग्रीगेशन के लिए खाली हीरो। पर्सन क्लास और नेम क्लास वच्चेनो संबंध कंपोजिशन में रिलेशनशिप है, જ્યારે पर्सन क्लास और एड्रेस क्लास वच्चेनो संबंध एग्रीगेशन रिलेशनशिप है। एक ज एड्रेस एक करता वधारे व्यक्तिओनुं होई शके। आथी જ્યારે कोई व्यक्ति नष्ट करवामां आवे छे त्यारे तेने सुसंगत नेम ऑब्जेक्ट ने नष्ट करवामां आवे छे, पण एड्रेस नष्ट करवामां आवतुं नथी। ओके, तो आज के वीडियो में अभी तक हमने टोटल 3 इसकी खुसूसियात देखी है। नंबर 1 पे है एनकैप्सुलेशन, नंबर 2 पे डेटा एक्सट्रैक्शन, और नंबर 3 पे आएगा पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस, और ये चैप्टर हमारा अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।